हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हार्ट। हम क्या लेके चल रहे हैं, हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे पहले हार्ट से रिलेटेड जितना भी एनाटोमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल एस्पेक्ट, इंटरनल मेडिसिन और उसका सर्जरी सारे डील करेंगे एक एक करके। उसके बाद उसके ब्लड वेसल्स, इन दोनों के बारे में पूरा डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एनाटोमी से आते हैं। हार्ट हार्ट क्या कहलाता है? ये एक सेंट्रल पंप है जो पूरे शरीर को ब्लड पंप करता है। अब ये ब्लड पंप तो कर दिया, अब पूरे शरीर में जाएगा कैसे? तो वो जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये ब्लड वेसल्स पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्स के द्वारा वो पूरे ब्लड को फिर से हार्ट में ले आते हैं। तो अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सिंपल फंक्शन समझे तो ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और इसेंशियल सब्सटेंस, किसको? तो हमारे बॉडी के टिश्यू को, और रिमूव करता है मेटाबॉलिक इंड प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब टिश्यू से रिमूव करता है और फिर उसको पंप आउट करता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला था वो क्या था? हार्ट। तो आज जो वीडियो है वो हार्ट के एनाटोमी से रिलेटेड है, ठीक है। पहले हम इसका शॉर्ट पढ़ा देते हैं, फिर पूरा लेके चलेंगे। हार्ट हार्ट सिचुएटेड कहाँ होता है? तो ये दोनों लंग के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस होता है जिसको हम मीडियास्टिनम स्पेस कहते हैं। ये वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। कहाँ पर? दो लंग के बीच में, मीडियास्टिनम स्पेस में, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि ये जो हार्ट है इसमें क्या होते हैं? टोटल 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर होते हैं। 2 आर्टरी, 2 वेन। इधर राइट समझिए, इधर लेफ्ट समझिए। तो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो टोटल 4 चैम्बर होते हैं। अगर मस्कुलेशन की बात करें कि सबसे ज़्यादा मसल कहाँ पे ठीक पाया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि इसको पूरे बॉडी को क्या करना पड़ता है? मसल देना, ये ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, इसलिए इसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है। और इसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है तो इसको ज़्यादा मेहनत लगता है, तो ज़्यादा मजबूत रहेगा तभी करेगा ना। इसलिए इसके जो वॉल होते हैं वो सबसे ठीक होते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट क्या पे डिपेंड करता है? कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना मसल है, ठीक है। अब आते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट में। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में इस तरह से देखिए, सबसे पहले इस तरह से 4 चैम्बर बना लीजिएगा, इजी रहेगा ऐसे बना लीजिएगा। तो ऊपर से आता है सुपीरियर वेना कावा, इधर नीचे से आता है क्या? इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट के बारे में, ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें पेस मेकर प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है? पेस मेकर। 2 तरह का पेस मेकर प्रेजेंट होता है। एक को कहते हैं एसे नोड और एक को कहते हैं एवी नोड, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसे नोड नेचुरल पेस मेकर कहलाता है, जो प्रोड्यूस करता है कार्डिक इम्पल्स। और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या कंडक्ट करता है? इम्पल्स कंडक्ट करता है वेंट्रिकल्स को। ऐसे तो आपको पता है हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट है वो सारा कंट्रोल किया जाता है ब्रेन के द्वारा, सिर्फ एक को छोड़ के, हार्ट। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना पेस मेकर है। कौन? एसे नोड। ये क्या करता है? ये खुद ही ये सोडियम अंदर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसका पूरा फंक्शन ये खुद। देखते हैं कभी कभी क्या होता है, हार्ट को अगर मान लीजिए हम बॉडी के बाहर निकाल देते, तब तक ये इम्पल्स खत्म ना हो जाए तब तक बॉडी धक 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 करते रहता है, सॉरी हार्ट धक 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 करते रहता है, ठीक है। इसमें 2 वेन होते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। अब सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये ऊपर से आता है तो सुपीरियर मतलब ऊपर से का मतलब कि हार्ट के ऊपर में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसे कि हेड, नेक और अपर लिम्ब का, वो सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में आता है। और लोअर लिम्ब का जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। तो राइट एट्रियम में क्या है? परमोली। अब आते हैं राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो इसमें पल्मोनरी
आल3 होता है। क्या? परमोल्ली आल3। ये एराइज होता है कहाँ से? तो मेनली हमारा राइट वेंट्रिकल से। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड कैसे जाता है? तो एक भल्व की तरह होता है, इसमें एक गेट की तरह यहाँ पर इस तरह से होता है, जिसको हम कहते हैं ट्राइकैप्सिड भल्व। देखिए अगर इसमें ब्लड ज़्यादा हो गया तो ये भल्व खुल जाता है, इसमें ब्लड ज़्यादा हो जाता है, फिर इसमें ब्लड ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा? प्रेशर से इस भल्व को बंद कर देगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्या है, राइट से निकला कौन सा ट्रंक? तो परमोल्ली आल3। परमोल्ली आल3 क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड खून को लेके चला जाएगा हमारे लंग के पास। लंग क्या करेगा? इसको खून को शुद्ध करेगा और वो फिर ऑक्सीजनेटेड खून कहाँ जाता है? हमारा लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ तक कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को आप देखते हैं। जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है इसमें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। जो लेफ्ट एट्रियम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे कनेक्ट होता है? मान लीजिए इसमें शुद्ध खून आ गया तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? कोई तो यहाँ पे भल्व होना चाहिए, ओपनिंग। तो यहाँ पे जो भल्व होता है उसको माइट्रियल भल्व या बाइकप्सिड भल्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? माइट्रियल भल्व और या ये बाइकप्सिड भल्व कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? मेनली यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया क्या? कौन सा खून? तो ऑक्सीजनेटेड खून। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है? एक सिस्टेमेटिक अरोता निकलता है जो पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सिंपल अब एक पिक्चर में बताती हूँ। मेनली इस तरह से होता है, ऊपर में समझ लीजिए लंग है, नीचे में बॉडी है, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, इसमें गंदा खून ले आया। ठीक है, गंदा खून कहाँ चला गया? ये ट्राइकैप्सिड से चला गया हमारा राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में परमोल्ली आल3 है, वो लेके चला जाएगा गंदा खून लंग में। ठीक है, अब लंग उसको शुद्ध किया, अब उसके बाद क्या हो गया? शुद्ध खून पल्मोनरी वेन के द्वारा आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर एक वाल्व है जिसको बाइकप्सिड या माइट्रियल वाल्व कहते हैं, उससे शुद्ध खून कहाँ आ जाता है? ऑक्सीजनेटेड खून मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से अरोता से पूरे बॉडी को पंप हो जाता है। यही सिस्टम मेनली चलते रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है। तो हार्ट एक इसेंशियल पंपिंग ऑर्गन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। सही है, राइट हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो चला जाता है लंग में, किस लिए? तो गैस एक्सचेंज करने के लिए। लेफ्ट हार्ट क्या करता है? पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो चला जाता है कहाँ पे? टिश्यू के पास सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये जो अटैच होता है ना हार्ट ब्लड वेसल से, वो मेनली हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में। ये जो पंप करता है ब्लड, उसको ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है? ब्लड वेसल्स। तो परमोनली ब्लड वेसल्स होते हैं और सिस्टमेटिक ब्लड वेसल्स होते हैं। परमोनली कौन सा, सिस्टमेटिक कौन सा? देखिए परमोनली, जो परमोनली आल3 लेके गया खून और परमोनली वेन लेकर आया खून। ठीक है, सिस्टमेटिक कौन सा? जो ये यहाँ पर से अरोता खून लेके गया और सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से यहाँ तक लाया, वो हो जाएगा सिस्टमेटिक ब्लड वेसल। तो चलिए अब इसके लेयर्स की बात कर लेते हैं। मतलब कि जो हार्ट है उसके वॉल में कितने लेयर होते हैं? मेनली 3 लेयर होते हैं। पहला कौन सा? तो पहला होता है हमारा ऑटर पेरिकार्डियम, जो हार्ट का कवरिंग करता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, दूसरा मिडिल में कौन सा होता है? तो मिडिल में होता है मायोकार्डियम। ठीक है, सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। और अंदर में होता है हमारा एंडोकार्डियम। ठीक है, 3 लेयर होता है। चलिए एक एक को समझते हैं। मान लीजिए कि क्या है, ये हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर है। ठीक है, इस तरह से बन गया। हार्ट के जो ऊपर कवरिंग होता है, इस तरह जो हार्ट का ऊपर कवरिंग होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एपिकार्डियम, या इसको क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
अब बीच में क्या होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं। इस तरह से पूरा मसल्स होता है, ठीक है। इस मसल्स को ही क्या कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं, ठीक है। मसल्स बन गए, ये मायोकार्डियम हो गया। अब ये मसल्स के अंदर भी एक इस तरह से स्क्वामस सेल का, फ्लैट स्क्वामस सेल का बना हुआ रहता है, इसको हम कहते हैं इंडोकार्डियम, ठीक है। तो ऊपर वाला लेयर एपिकार्डियम हुआ, मसल में जो मसल है उसको मायोकार्डियम कहे, और जो अंदर में है उसको इंडोकार्डियम कहे। तो तीनों लेयर पता चल गया। ये हमारा होता कहाँ है, तो इस तरह से मान लीजिए कि हमारा क्या है, लंग है। यहाँ पे बीच में हमारा हार्ट होता है, लेफ्ट तरफ थोड़ा टिल्ट किया हुआ। चलिए अब इसके कवरिंग की बात करते हैं। तो आपको मान लीजिए कि हमारा ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होता है ना, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। अब ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये भी दो पार्ट में होता है। हमारा पेरिकार्डियम भी दो तरह का होता है। बाहर वाला को फाइब्रस कहते हैं और अंदर वाले को सीरस कहते हैं। सीरस भी दो तरह का होता है, विसरल और पेराइटल। पेराइटल बाहर के कवरिंग को कहते हैं, विसरल अंदर के कवरिंग को कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए हमारा हार्ट है, सबसे ऊपर वाला कवरिंग को हम क्या कहे, हम कहे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम दो तरह का होता है। ये मान लीजिए हमारा हो गया फाइब्रस, ठीक है। फिर बना लेते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीरस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। एक सीरस है जो क्या करेगा, तो हार्ट के चारों तरफ होगा, और एक जो सीरस होगा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ये पेराइटल सीरस, और ये हो गया हमारा विसरस सीरस, ठीक है। और इसके बीच में जो ये लिक्विड है, इसी को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो अब हमारा वॉल के लेयर और कवरिंग के बारे में समाप्त हो गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, चलिए अब इसके मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मसल्स में देखें, पहले हम ये जानते हैं कि कौन सा मसल प्रेजेंट होता है। तो हमारे शरीर में तीन तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो स्केलेटल मसल, एक स्मूथ मसल और एक कार्डियक मसल। नाम से ही देखिए कौन सा मसल हमारे हार्ट में होगा, तो कार्डिक। हार्ट को दूसरा नाम क्या है, कार्डिक है, तो इसलिए हार्ट में कार्डिक मसल प्रेजेंट होता है। चलिए अब इसके जो कवरिंग है ना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। पेरिकार्डियम दो पार्ट होता था, आउटर फाइब्रस और इनर सीरोसा। आउटर जो फाइब्रस लेयर होता है वो कंटिन्यू करता है ट्यूनिका एडवेंसिया से। अब ये ट्यूनिका एडवेंसिया क्या है, लार्ज ब्लड वेसल है। ये मेनली जो हमारा हार्ट है वो रेस्ट करता है डायफ्राम पर, मतलब कि जो पेरिकार्डियम का आउटर फाइब्रस लेयर है वो अटैच होता है डायफ्राम से। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये फाइब्रस नेचर का होता है और ये हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग से बचाता है, ठीक है। अब देखिए जो इनर सिरोसा लेयर है, ये मेम्ब्रेनस शीथ है। ये भी दो लेयर का बना हुआ होता है, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। ये जो विसरल पेरिकार्डियम है ना, वही एपिकार्डियम कहलाता है। जो आउटर लेयर था ना वॉल का, एपिकार्डियम, ये विसरल पेरिकार्डियम ही कहलाता है, ठीक है। पेराइटल जो पेरिकार्डियम है वो लाइन करता है फाइब्रस लेयर को, और एपिकार्डियम क्लोजली लाइन करता है सरफेस ऑफ मायोकार्डियम को। अब दोनों लेयर क्या होंगे, बने होंगे फ्लैटेंड इपिथेलियल सेल, जिसको हम स्क्वामस कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक स्पेस खाली होता है जिसको पेरिकार्डियम स्पेस कहते हैं। दोनों लेयर के बीच में जो लिक्विड होता है उसको पेरिकार्डियल लिक्विड कहते हैं, और ये दोनों लेयर को ये सटने से रोकता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाया हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या था, मिडिल लेयर ऑफ वॉल था, वॉल ऑफ द हार्ट था। ये मेनली फॉर्म होता है कार्डिक मसल से, जो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मेनली तीन तरह के मसल फाइबर पाए जाते हैं। मसल फाइबर जो फॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट, मसल फाइबर जो फॉर्म करता है पेस मेकर, जो इनिशिएट करता है इम्पल्सेस फॉर द कॉन्ट्रैक्शन,
तीसरा मसल फाइबर जो फॉर्म करता है कंडक्टिंग सिस्टम थ्रू विच इम्पल्स कंडक्ट होता है। तो कितने तरह का मसल फाइबर पाए जाते हैं? 3 तरह का। कौन कौन सा? एक जो मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, दूसरा जो पेसमेकर को फॉर्म करता है, तीसरा जो कंडक्शन में हेल्प करता है। मसल फाइबर फॉर्म करता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द हार्ट होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो मसल होते हैं वो स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री होते हैं। जान लीजिए। अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का क्या डिफरेंस है? वॉलेंट्री जो हम अपनी इच्छा से कर सकें, जैसे कि हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, यहाँ से वहाँ जाना, ये क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री हो जाएगा। इनवॉलेंट्री जो हमारे इच्छा से नहीं हो, दिल का धड़कना, क्या हम कह सकते हैं दिल रुक जाओ अभी थोड़ा देर बाद धड़कना? ऐसा नहीं ना होता है। जैसे कि हमारा खाना एक बार जब ये नली में चला जाता है तो उसके बाद नीचे का प्रोसेस, अंदर का प्रोसेस तो हमारे बस की बात नहीं है। तो ये सब क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो हमारा हार्ट का मसल फाइबर है जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट की तरह काम करता है, ये स्ट्रिएटेड है, ठीक है, और इनवॉलेंट्री है। और ये बॉन्डेड होता है किसके द्वारा? तो सार्कोलेमा के द्वारा, ठीक है। अब इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस रहता है। इस तरह से मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से अटैच रहता है मसल्स में, ठीक है। यहाँ पर ये हटा दीजिए और यहाँ पर ये हटा दीजिए, इस तरह से अटैच रहता है। और न्यूक्लियस कहाँ पे रहता है? तो न्यूक्लियस इस तरह से एक में रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में सेल के पाया जाता है। मायोफाइब्रिल्स इम्बेडेड होते हैं कहाँ पे? तो सार्कोप्लाज्मा में। इट हैज़ ऑल द न्यूक्लियर प्रोटीन, मसल प्रोटीन। इसमें सारे मसल प्रोटीन होते हैं जैसे कि एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। इसमें क्या है? जैसे कि ये एक यहाँ पर क्या हो गया? 2 सेल इस तरह से अटैच हुआ, फिर यहाँ पर 2 सेल इस तरह से अटैच हुआ, और बीच में जो स्पेस होता है ना, यहाँ पर बीच में जो स्पेस होता है इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क। अब ये इंटरकैलेटेड डिस्क में भी क्या होगा? इस तरह से पंप बना हुआ रहेगा। क्या बना हुआ रहेगा? पंप, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? ये पंप को हम क्या कहते हैं? गैप जंक्शन कहते हैं। और ये वाला को हम क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ये स्पेसिफिक फीचर्स होता है कार्डिक मसल का, ठीक है। तो फाइबर जो इसमें जो फाइबर होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। एक पॉइंट पे ये फाइबर्स जुड़े हुए होते हैं, आपको दिखा दिया। इसमें जो मेम्ब्रेन होते हैं उसमें क्या होता है? एक दूसरे से फ्यूज होता है और फॉर्म करता है एक टफ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। यहाँ तक तो हम आपको बता दिए, ठीक है। इसी टफ स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, गैप जंक्शन होता है, ठीक है। अब एक टर्म आपको पढ़ना है यहाँ पर, सिनकाइटियम। ये रेड मिल जा रहा है, फिर से सिनकाइटियम। अब सिनकाइटियम क्या होता है? वो फ्यूज करता है, लेकिन क्या होगा? मतलब कि वो 2 सेल क्या होते हैं? फ्यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूज किए, लेकिन बीच में क्या होता है? एक गैप पाया जाता है और ये परमिएबल होता है आयंस के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? गैप जंक्शन होता है। यहाँ तक तो समझा दिए। ऑल द मसल फाइबर, जितने भी मसल फाइबर हैं, ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं और जिसको हम सिनकाइटियम कहते हैं। इसमें क्या होता है? कोई भी एनाटॉमिकल कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलता है प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म सबका अपना अपना होता है, ठीक है, ये तो आप देख लिए, सबका अपना अपना होगा, लेकिन ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, इसलिए इसको सिनकाइटियम कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में 2 टाइप का सिनकाइटियम पाया जाता है। एक तो आल्ट्रिया का सिनकाइटियम और दूसरा वेंट्रिकल का सिनकाइटियम। और ये कनेक्टेड होता है थिक कंडक्टिंग फाइबर से, जिसको हम आर्टेरियो वेंट्रिकुलर रिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हार्ट में ये 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरी, 2 वेंट्रिकल।
अब इन दोनों के बीच में भी सिंकाइथियम प्रेजेंट होगा, क्योंकि सिंकाइथियम के उसने ये बहुत सारे सेल को एक जगह मिला दो तो उसको सिंकाइथियम कहते हैं। तो जो आल्तरी तरफ होगा उसको आल्ट्रियल सिंकाइथियम कहते हैं, जो वेंट्रिकल के तरफ होगा उसको वेंट्रियल सिंकाइथियम कहते हैं। तो दो तरह का सिंकाइथियम प्रेजेंट होता है, और ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर रिंग। मसल फाइबर, ये जो मसल फाइबर है वो पेस मेकर भी फॉर्म करता है। द मसल फाइबर जो पेस मेकर फॉर्म करता है उसमें जो स्ट्रिएशन होता है वो लेस होता है। तो आपको पता है कि ये जो पेस मेकर होता है मेनली दो तरह का पाया जाता है, एक राइट एट्रियम के ऊपर में, एक राइट एट्रियम के नीचे में। इसको क्या कहते हैं? एसे नोड कहते हैं, इसको एवी नोड कहते हैं। जो मेन नेचुरल पेस मेकर होता है वो होता है एसे नोड। यहाँ पे पी सेल पाए जाते हैं, ये खुद का इम्पल्स जनरेट करते हैं। इनको इम्पल्स जनरेट करने के लिए कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर या ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ता। और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये मेनली पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम में पाया जाता है, जहाँ पर मेनली सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग होता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये मसल फाइबर एक कंडक्शन बनाता है, यहाँ से इम्पल्स जाएगा कहाँ पे? तो वो जाएगा फिर एवी नोड में, एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हीस, फिर परकिंजी फाइबर्स। इस तरह से ये एक पूरा कंडक्टिंग सिस्टम बनाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो इम्पल्स आता है एस एन ओ से वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है आर्टरिया के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब चलिए अब देखते हैं कि मसल सेल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारा जो न्यूरॉन्स है जो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? यहाँ पे मसल्स में आया, सोडियम अंदर गया, ठीक है। सोडियम अंदर गया जिसके कारण डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन होता है तो मसल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कंडक्शन ऑफ हर्ट तो अभी बताए, सबसे पहले एसे नोड में जाता है, एसे नोड से एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ हीस में, बंडल ऑफ हीस से बंडल ब्रांचेज में, बंडल ब्रांचेज से परकिंजी फाइबर्स में। ये भी आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ये जो एसोनेड है ये ऑटो एक्साइटेबल सेल है, अपने आप एक्साइट होता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको पेस मेकर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं इसके आगे के पार्ट में, क्या है? हार्ट चैम्बर। चलिए हार्ट चैम्बर के बारे में अच्छे से डिस्कशन करते हैं। उससे पहले कार्डिक साइकिल के ड्यूरेशन को देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता है जो हमारा कार्डिक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है। इतना सेकेंड में ही हमारा जो हार्ट है उसका एक पंप पूरा होता है। तो इस तरह से हम सिंपल में पहले लिख देते हैं 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 कितने हो गए? 8 सेकेंड हो गए, 0.8 सेकेंड। अब ये स्टार्टिंग का जो 4 सेकेंड है इसमें क्या होता है? हमारा जो हार्ट का वेंट्रिकल होता है और जो आर्ट्रियम होता है दोनों रिलैक्स रहता है। तो हम इसको क्या कहेंगे? जॉइंट डायस्टोल कहेंगे। यहाँ पर चारों वल्व क्लोज रहते हैं, ठीक है। वल्व के बारे में बताएंगे, अभी सिर्फ समझ लीजिए कि चारों वल्व यहाँ पे क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले हमारा आर्टरी क्या होगा? सिस्टोल बनेगा, ठीक है। उस समय तक आर्ट्रियम क्या किया? सिस्टोल किया। उस समय तक वेंट्रिकल अभी क्या है? रिलैक्स ही है, ठीक है। फिर बस 0.1 सेकेंड के लिए आर्टरी क्या होता है? सिस्टोलिक होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद फिर से वो रिलैक्स हो जाता है और बाकी 0.3 समय वेंट्रिकल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाकी आर्टरी रिलैक्स करता है। तो अगर को पूछे कि आर्टरी कितना सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 0.1 सेकंड के लिए, और वेंट्रिकल तो 0.3 सेकंड के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसको सर्किल के थ्रू समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है।
मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमारा जो आर्टरी है वो कॉन्ट्रैक्ट किया। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्स को डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड के लिए आर्टरी क्या हुआ, सिस्टोल किया, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट किया। तो आर्टरी का जितना भी खून है कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में। राइट आर्टरी से खून चला गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अभी ओवरऑल बता रही हूँ, क्योंकि दोनों आर्टरी का चैम्बर और दोनों वेंट्रिकल का चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक साथ रिलैक्स करता है। तो अभी ओवरऑल आर्टरी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका जितना भी ब्लड था वो चला गया वेंट्रिकल में। ठीक है, इसके बाद आर्टरी क्या होगा, अब रिलैक्स हो जाएगा, मेरा काम हो गया जितना करना था, अब तुम करो। ठीक है, अब आया 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स हो, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोलिक होंगे। अब वेंट्रिकल करेगा, मैं भी नहीं काम करूँगा, मैं भी रिलैक्स करूँगा, मतलब 0.4 सेकंड तक दोनों रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले दोनों रिलैक्स करते हैं, उसका क्या होगा, ज्वाइंट, JOINT, ज्वाइंट डायस्टोल होगा। ठीक है, इस समय होता क्या है, तो जितना भी ब्लड मेनली सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से आता है वो फील करते रहता है हमारे आर्ट्रियल को। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फीलिंग ऑफ आर्ट्रियम होंगे। ठीक है, और जिसके कारण क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग भी होते रहती है। ठीक है, तो अब चलिए इसको पिक्चर के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, यह है हमारा आर्टिकल और वेंट्रिकल। एक चैम्बर के बारे में समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, जब क्या हो रहा है, ये जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, उस समय क्या होता है, हमारा ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ पे कलेक्ट होते रहता है, मेनली कलेक्ट होता है हमारा ये आर्ट्रियम में। आपको पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा वल्व है। ठीक है, अब ये बर्दाश्त कर रहा है, जब एक वेट ज़्यादा हो जाता है तो ये थोड़ा सा ओपन हो जाता है। ठीक है, अब ये जब थोड़ा सा ओपन हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा ब्लड कहाँ पे चला जाता है, ये वेंट्रिकल में जाने लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी को हम कहते हैं पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। अब ये कितना देर के लिए हो रहा है, 0.4 सेकंड के लिए हो रहा है। ठीक है, जा रहा है। अब ये जो 0.1 सेकंड के लिए किया तो उसमें क्या होता है, उसमें पूरा ब्लड इसमें चला जाता है। ठीक है, और हमारा जो आर्टरी है उसका पूरा खाली हो जाता है। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिए, कभी भी आर्टरी या वेंट्रिकल पूरी तरह से खाली नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ ब्लड रखता है, क्योंकि अगर वो पूरी तरह खाली हो गया तो क्या होगा, तो उसके अंदर जितने भी मसल्स हैं वो एक दूसरे से सट जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो पूरी तरह खाली नहीं होता है। जैसे कि हमारा वेंट्रिकल की बात करो तो वो क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब भी उसमें कुछ ब्लड रह जाते हैं। कितना रह जाता है, तो 60 ml ब्लड उसमें रह जाते हैं। ठीक है, इतना याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, मतलब कि एक और चीज़ बताती हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। मतलब कि जब इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, अब इन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, तो वो जब ऊपर से पूरी तरह ब्लड आ जाता है तो वो होता है 130 ml। इतना में हमारा वेंट्रिकल भर गया। ठीक है, जब वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 70 ml निकाल देता है और अपने पास रखता है 60 ml। ठीक है, तो इसको कहेंगे इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहने का क्या मतलब है, जैसे ही 130 ml होगा, जो डायस्टोल था मतलब रिलैक्स था वो अब वो क्या करेगा, ख़त्म हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। और ये 60 ml इन सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या क्यों कहते हैं, जैसे ही ब्लड अब खाली होना स्टार्ट हो गया, जैसे ही 60 ml तक पहुंचता है उसके बाद क्या होता है, अब वो कॉन्ट्रैक्शन उसका ख़त्म हो जाता है, वो रिलैक्स करने लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इन डायस्टोलिक बता दिया, इन सिस्टोलिक बता दिया। अब स्ट्रोक वॉल्यूम बता देती हूँ। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हुआ, एक बार जब
वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें कितना निकलता है, 70 ml ब्लड बाहर निकलता है। तो अगर कोई पूछे कार्डिक आउटपुट कितना है, तो हार्ट रेट कितना हो गया, 72 बार 1 मिनट में 72 बार पंप करता है, ठीक है, तो बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट हो जाएगा हमारा 70 ml जो बाहर निकलता है स्ट्रोक वॉल्यूम से, प्लस इंटू 72 बीट पर मिनट इक्वल टू 500 क्या होता है, 500 मिलीलीटर या 5 लीटर तक 1 मिनट में हमारा हार्ट पूरा ब्लड को पंप करता है। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आते हैं इसके चैम्बर के बारे में डिटेल करते हैं। मेनली 2 स्मॉल चैम्बर होता है जिसको आर्टरियम कहते हैं, और वो बेस के पास रहता है। देखिए मेनली क्या होगा, हमारा जो बेस होता है माना जाता है नीचे, लेकिन जो हार्ट है इसका बेस ऊपर होता है। ये है हार्ट का बेस और ये है हार्ट का क्या, एपेक्स। ये हो गया बेस और ये हो गया एपेक्स, ठीक है। तो आर्टरी जो होता है वो मेनली बेस के तरफ होता है, और 2 लार्जर चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल, वो मेनली एपेक्स के क्लोज होते हैं। चलिए पिक्चर दिखाती हूँ। ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, और ये क्या हो गया, एपेक्स हो गया। छोटा सा क्या है, आर्टरी है, आर्ट्रियम है, और ये बड़ा सा क्या हुआ, तो वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 तरह का आर्ट्रियम होता है, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा पूरे बॉडी से, वो उसमें इकट्ठा होगा सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, और वो फिर ट्राइकैप्सिड वाल्व होता है उसको क्रॉस करके राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू चला जाएगा, कहाँ पर, तो लंग में चला जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं, तो जब लंग में चला गया तो वहाँ पर प्यूरिफाई हो जाएगा खून, और प्यूरिफाई होके फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो ये साइकिल कुछ इस तरह से चलेगा। इधर से इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पर ब्लड आ गया, ये ब्लड चला गया यहाँ पर, यहाँ से चला गया पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग में क्या हुआ, ये शुद्ध हो गया और आ गया पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पर, तो लेफ्ट एट्रियम में। अब आप सोच रहे होंगे आर्टरी तो ब्लड को बाहर लेके जाता है, यही तो एक्सेप्शन है, इसलिए तो इसका पल्मोनरी ऐड हुआ। ऐसे जो हम आर्टरी सोचते हैं तो वो उसका मीनिंग होता है कि आर्टरी क्या कर रहा है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रहा है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो क्या करेगा, ये ब्लड को क्या करेगा, नज़दीक लाएगा, ठीक है, हार्ट के पास लाएगा। वेन का क्या काम हो लगता है कि वो पूरे हार्ट के पास जाता है, एक्सेप्ट कौन सा, पल्मोनरी वेन, वो क्या होगा, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगा। तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, जैसे कि ये क्या है, 2 आर्टरी है, ये जिसके बीच में जो सेप्टम होता है उसको क्या कहेंगे, इंटर आर्टरियल सेप्टम कहेंगे। 2 वेन के वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होगा उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में जो होगा आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में ही क्या आएगा, ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड आएंगे, ठीक है। अगर कोई पूछे सबसे ठीक मायोकार्डियम लेयर कहाँ होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हार्ड करना पड़ता था, तभी तो पूरे शरीर में पहुंच पाएगा ब्लड, ठीक है। तो ये कैसे करता है, रफ रिजेस के थ्रू, जिसको ट्रेविकुली कार्नी कहते हैं। ये लार्जर ब्लड वॉल्यूम इससे बना हुआ रहता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी, द फर्स्ट ब्रांचिंग ऑफ द अरोटा, जो सप्लाई करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द कार्डिक मसल। अगर कोई पूछेगा कि हार्ट पूरे बॉडी को सप्लाई करता है ब्लड, उसके मसल को भी तो चाहिए ऑक्सीजन, तो वो कौन सप्लाई करेगा, तो वो सप्लाई करेगा कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये पिक्चर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये ब्लड वेसल्स तो मैं आगे जाके पूरे विस्तार में समझाऊंगी, अभी एनाटोमी। अब भल्व के बारे में बताते हैं। 2 तरह का भल्व होता है, एक होता है सेमी लूनार भल्व,
ये चांद का जो आधा शेप होता है ना, उस तरह का होता है, इसलिए इसको सेमी लूनार वर्ब कहते हैं। दूसरा होता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व, ए बी वल्व, इसमें दो आता है, ट्राइकैप्सिड वल्व और बाइकैप्सिड वल्व। ट्राइकैप्सिड वल्व राइट आर्टरी या राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा, और बाइकैप्सिड या माइट्रियल वल्व लेफ्ट आर्टरी या लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा। ठीक है। सेमी लूनार वल्व अब देखिए बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, हार्ट का 4 चैम्बर हो गया। यहाँ पर अभी बना रही हूँ मैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व, ये हो गया ट्राइकैप्सिड, ये हो गया बाइकैप्सिड। अब इधर से क्या निकला था, परमोल्ली ट्रंक मतलब परमोल्ली वेन, इधर से एरोटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा होता है वल्व, एक वल्व सेमी लूनार वल्व यहाँ पर होगा, एक सेमी लूनार वल्व यहाँ पे होगा। अब ये परमोल्ली निकल रहा है तो परमोल्लिक ये सेमी लूनार वल्व, और ये अरोता से निकल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, अरोटिक सेमी लूनार वल्व। ठीक। अब देखिए दो चीज़ और जानना है, जैसे कि क्या है हमारा, ये वल्व इसमें नहीं आता लेकिन जान जाते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा में कोई भी वल्व नहीं होता है। ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा में जो वल्व होता है उसको हम कहते हैं यूटेशियन वल्व। कौन सा, EUSTACHIAN, यूटेशियन वल्व। और कोरोनरी साइनस में जो वल्व होता है उसको कहते हैं थीवेसियन, THEBASIAN, थीवेसियन वल्व कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है। अब देखिए जो ए भी वल्व है ना, वो कंसिस्ट होता है कप्स, इसमें एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, और कॉर्डिक टेंटेनी, फिर पेपिलरी मसल जो प्रिवेंट करता है इसको इन्वर्सन और रिवर्सन से। ठीक है। ए बी वल्व क्या प्रिवेंट करेगा, तो बैक फ्लो इनटू द आर्टरी। जैसे कि देखिए क्या होता है ना, ये जो वल्व है, जैसे कि यहाँ पर वल्व है, ठीक है, इसमें ब्लड ज़्यादा हो गया तो ये वल्व क्या होगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब पूरा खून क्या है यहाँ पे चला गया। ठीक है। अब ये जब वापस जाने लगेगा तो ये वल्व क्या होगा, इस तरह से क्लोज हो जाएगा और ये ब्लड को वापस नहीं जाने देता है। ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यही है हमारा वल्व, ये वल्व राइट तरफ है तो क्या हो जाएगा, ट्राइकैप्सिड, ये लेफ्ट तरफ है तो बाइकैप्सिड। अब ट्राइकैप्सिड में ही क्या होंगे, कप्स होंगे, कि ये क्या है, कॉर्डिया टेंटिनी। ठीक है, कॉर्डिया टेंटिनी। यहाँ तक समझने में कोई, ये जो मसल्स है ना इस तरह से, उसको पेक्टिनेट मसल कहते हैं। कौन सा मसल, पेक्टिनेट मसल। चलिए इसको देख लेते हैं पूरी तरह से एक बार स्मॉल करके इसको। ठीक है। ये क्या है हमारा, सुपीरियर वेना कावा, ये है इन्फीरियर वेना कावा। इधर से गया है राइट परमोल्ली आर्टरी, ये है परमोल्ली ट्रंक, जिसमें क्या है, ये लेफ्ट परमोल्ली आर्टरी है, ये अरोता है हमारा। ठीक है। ये लेफ्ट परमोल्ली वेन है, ये हमारा माइट्रियल वल्व है, ये हमारा परमोल्ली वल्व है। परमोल्ली वल्व कहाँ पे होता है, परमोल्ली ट्रंक में होता है। ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पेपिलरी मसल है। ठीक है। ऊपर वाला क्या था, कॉर्डी टेंटिनानी, ये पेपिलरी मसल है, और ये दोनों के बीच में जो सेप्टम है उसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ये मायोकार्डियम है, पेरी मायोकार्डियम, मतलब कि ये बाहर वाला हो जाएगा विसरल पेरिकार्डियम और अंदर वाला हो जाएगा मायोकार्डियम। ये अच्छा से समझाते हैं ये वाला। ठीक है। ये सबसे बाहर है, वो क्या है, पेरिकार्डियम सबसे बाहर। ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर मसल है उसको कहेंगे इंडोकार्डियम। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पेक्टिनेट मसल, ये वाला जो ऐसे ऐसे है वो पेक्टिनेट मसल हो गया। ठीक है। यहाँ पर एक फोसा प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक फोसा प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं फोसा ओवालिस। ठीक है। अब आते हैं सर्कुलेशन पाथवे। तो सर्कुलेशन पाथवे तो आपको बता दिए, जो परमोल्ली सर्किट है वो अपोजिट काम करता है। आर्टरी कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले क्या होता है, इस तरह से देख लीजिए, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से ट्राइकैप्सिड को पास करके जाता है, ये कहाँ पे, तो वेंट्रिकल में राइट, ये दोनों हैं। फिर यहाँ से परमोल्ली
ये भेन के द्वारा जाता है, ये लंग में, लंग से फिर परमोल्ली आर्टरी के द्वारा ये आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर यहाँ पर बाइकैप्सिड क्रॉस करके ये आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में और अरोता के थ्रू ब्लड पूरे शरीर में चला जाता है। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है, ट्राइकैप्सिड के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। उसके बाद पल्मोलिक सेमिलुनाल वाल्व के द्वारा ये पल्मोल्ली आर्टरी से लंग में चला जाता है, लंग से फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन में, फिर लेफ्ट आर्ट्रियल में, फिर बाइकैप्सिड वाल्व में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर अरोता के थ्रू ये पूरे शरीर में चला जाता है। ये हमारा है पूरा सर्कुलेशन जो मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ये कोरोनरी सर्किट। कोरोनरी सर्किट में आप देखिएगा ना कि जैसे कि इसमें है ना कि ये पहला ऐसा सर्किट है जिसमें सिस्टोलिक में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, डायस्टोलिक में ऑक्सीजन मिलता है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि हमारा हार्ट है, यहाँ से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून बाहर जाता है, लेकिन जब वो रिलैक्स करने लगता है तो ये जब वापस थोड़ा मोड़ा जाता है, वही कोरोनरी सर्किट के द्वारा पूरे ये मसल्स को, हार्ट के मसल्स को क्या होता है, मेनली ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। इसका अगर पूरा ब्लड सप्लाई अच्छे से जानना चाहते हैं तो एम्ब्रायोलॉजी में ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट में जाइए, बहुत अच्छे से आपको उसमें विस्तार में बताई हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर एरोटिक कहाँ पे, तो एसएल वाल्व पता है, सेमिलुनाल वाल्व, फिर अरोता, फिर कोरोनरी आर्टरी, फिर आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरी इन द मायोकार्डियम, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल से होते हुए, कार्डिक वेन से होते हुए कोरोनरी साइनस से ये निकल के फिर से राइट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, ये ब्लड सप्लाई है, इसका मैंने एक अलग ही सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसमें सारे चीज़ पढ़ने हैं। ठीक है, अब सिस्टमेटिक सर्किट। अब सिस्टमेटिक सर्किट कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, तो पिक्चर में देखिए, ये जो है उसको कहते हैं परमोनली सर्किट, ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट हार्ट मतलब कि वेंट्रिकल से जाएगा पूरे शरीर में और फिर इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हार्ट में आएगा। ठीक है, वही कह रहा है, पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक एसएल वाल्व से अरोता में गया, अरोता से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, यहाँ पर से फिर कैपिलरी टिश्यू बना, कैपिलरी बनने के बाद ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज हुआ, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स में गया, वेन में गया, फिर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, फिर राइट एट्रियम में आ गया। अभी आप सोच रहे होंगे ये कैपिलरी, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स क्या है। देखिए, जब आर्टरी आपको पता है बहुत ये ब्लड वेसल से जो ठीक होता है, ये धीरे धीरे इस तरह से पतला होते जाता है, ये सबसे पतला भाग को कहते हैं हम आर्ट्रियोल्स। जिसके बाद ये सीधे कैपिलरी बन जाता है, कैपिलरी जहाँ पे आर्टरी और वेन एक दूसरे से मिलता है और इस तरह का बनाता है कि इधर से अगर आर्टरी है तो ये कैपिलरी बनाया तो इधर से वेन निकलेगा, और ये जो आर्टरी था ये जो आर्टरी था ये कैपिलरी था और ये वेन था। ये जो यहाँ पर जो होता है ना, आर्टरी की तरफ आर्ट्रियोल्स और वेन की तरफ वेन्यूल्स, स्मॉलेस्ट आर्टरी आर्ट्रियोल्स को कहते हैं, स्मॉलेस्ट वेन वेन्यूल को कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो कार्डिक साइकिल है ना, वो मेनली कंट्रोल किया जाता है नर्व इम्पल्स के द्वारा, और वही हार्मोन्स भी इसको इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन हार्मोन्स किसको इन्फ्लुएंस करता है, वो सिर्फ हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इसमें दो मैकेनिज्म होता है जो रेगुलेट करता है कार्डिक साइकिल को, एक तो इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में बताया था इसका अपना पेस मेकर है और इसका अपना कंडक्शन सिस्टम है। एक्सट्रिंसिक में सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक, जैसे कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं या डर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा हार्ट रेट एकाएक बढ़ जाता है। हम जब रिलैक्स रहते हैं तो क्या होता है, हमारा हार्ट रेट कम जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इम्पल्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, इंट्रिंसिक कंट्रोल के बारे में जानते हैं। ग्रुप ऑफ मसल जो स्पेशलाइज होता है कंडक्शन के लिए, वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा रेदर देन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि जो एसएनओ सब है वो सिर्फ इम्पल्स को भेजने का बनाने का काम करेगा, ना कि वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा।
ठीक है। ये मेनली इनर्वेटेड होता है, जहाँ पर ये ग्रुप ऑफ मसल्स जो कंडक्शन में हेल्प करता है, ये इनर्वेटेड होता है दोनों सिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ये रेगुलेट करता है कार्डिक रिदम को और अडेप्ट करता है कार्डिक आउटपुट को। ठीक है। इसमें कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे, तो एसे नोड, आर्ट्रियल सिंकैटियम, सबके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। एसे नोड को पेसमेकर कहते हैं। इसमें कुछ एक्साइटेबल सेल होते हैं जो सेट करते हैं कार्डिक रिदम को, और ये कहाँ पर रहता है, तो सुपीरियर वेना कावा के इनलेट के पास रहता है। आर्ट्रियल सिंकैटियम, जब बहुत सारे सेल मर्ज करके एक बनते हैं तो उसको हम सिंकैटियम कहते हैं। ठीक है। कार्डिक मसल फाइबर का फंक्शन यही इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो फाइबर है ना, वो कनेक्ट होते हैं ब्रांचिंग नेटवर्क से, और स्टिमुलेशन कहीं पर भी होगा ना तो वो दूर तक जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पूरे यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो ऐसे नोड्स में कंडक्शन आया, क्योंकि ये पेस मेकर है। अब यहाँ से इंटर नोडल से होते हुए ये हर तरफ जाएगा, हर तरफ जाएगा, ये ए भी नोड के पास जाता है। ए भी नोड से फिर बंडल ऑफ हीस में जाता है, फिर बंडल ब्रांचेस से फिर ये परकिंजी फाइबर्स में चला जाता है। ठीक है। ऊपर से नीचे जाएगा तो ये वेलोसिटी कम होगा। इसका भी अलग वीडियो बनाए हैं ये ईसीजी में। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, हमारा जो एसे नोड है इसमें देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, फिर ये आल्ट्रियल मसल्स में, फिर एवी नोड में, फिर ये वेंट्रिकुलर मसल्स में, इस तरह से होता है इसका मेनली कंडक्शन। ठीक है। उसके बाद क्या है, पहला दूसरा तो हमने पढ़ लिया कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट क्या है, तो एक्शन पोटेंशियल अब स्प्रेड होगा आर्ट्रियल मस्कुलेशन से, फिर जंक्शन फाइबर में जाएगा। जंक्शन फाइबर आपको बताए थे कहाँ पे होता है, सेल टू सेल में जो गैप होता है उससे इम्पल्स ट्रैवल करेगा, फिर एवी नोड के पास पहुँचेगा। एवी नोड से फिर वो बंडल ऑफ हीस से परकिंजी फाइबर्स तक जाएगा, और उसके बाद वो वेंट्रिकुलर में चला जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ कार्डिक कंडक्शन सिस्टम। तो इसके कारण आर्ट्रिया, दोनों आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है एक साथ, जिसके कारण जनरेट होता है इनफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और उसके कारण क्या होता है, ए बी वाल्व ओपन होता है और ब्लड फ्लो करता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है। जिसके कारण वेंट्रिकल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन थोड़ा डिले होने के बाद, थोड़ा सा डिले होता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये जो सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट रेट और आउटपुट को बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक घटाता है। अब